असल देखो कोनो भाषा है जब प्रयोग माए तबे बोली भाषा चाहे जो हो, प्रयोग माए तबे जो है वो समृद्ध हुए। अच्छा, अक्सर लोग भोजपुरी के और अवधी की तुलना करते हैं। एक चीज बता चाहिए थी, वो स्थिति यह है कि जौन एक भ्रम है लोगन का कि अवधी बोली नहीं जाते, नई पीढ़ी नहीं, ऐसा नहीं है। आप कौनो गांव चले जाओ, कहाँ चले जाओ, अवधी बोली जाते, वह अवधि में संवाद होते। अवधी लोक विधा देती हैं, खास करके लोकगीत हम्म, और कविता कविता पाठ और अवधी कहानी पाठ। अवधी भाषा के प्रचार प्रसार में रत अवधी साहित्य के पुरोधा डॉक्टर राम बहादुर मिश्र पिछले 40 वर्षों से अवधी को जन जन तक पहुंचाने के अभियान में लगे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर मिश्र ने अपना संपूर्ण जीवन ही अवधी भाषा को समर्पित कर दिया और अवध भारतीय संस्थान की स्थापना भी की। डॉक्टर राम बहादुर मिश्र से राष्ट्रीय प्रस्तावना के ब्यूरो चीफ पीयूष त्रिपाठी उर्फ अवधी भैया ने मुलाकात की। क्या कुछ कहा डॉक्टर राम बहादुर मिश्र ने, आइए सुनते हैं इस खास बातचीत में। राष्ट्रीय प्रस्तावना के हमारे जितने दर्शक बंधु हैं, हम सबका नमस्कार करित है। अवधी भैया का बहुत बहुत नमस्कार, राम राम। आज हमारे साथ हैं अवध भारती संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष और अवधी भाषा के लिए वर्षों से कार्य कर रहे डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी। वही हमारे साथ हैं, आज हम उनसे बात करब। राम बहादुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय प्रस्तावना परिवार। आप सबका राम जोहार सब पंचन का, और हम अवध भारतीय संस्थान की तरफ से आपकी संस्था का बहुत बहुत बधाई। मिश्र जी, हम यो जानना चाहिए कि कैसे आपके मन में ख्याल आवा कि अवधि का बढ़ावा जाए। असल ऐसा रहा कि 1985 में लखनऊ विश्वविद्यालय से जब हमें पीएचडी की उपाधि मिली तो चित्रकूट रामायण मेला में हमें बुलावा गया और वहाँ सर्वभाषा काव्य गोष्ठी रहे। तो दक्षिण भारत के विद्वान आए तो हमसे एक सवाल पूछे कि क्या तुलसीदास के बादो अवधि में कुछ लिखा गया। अब यही हमारे चैलेंजिंग क्वेश्चन है। जब तमाम सारी चीज़ें देखा कि क्या अवधि का इतना प्रकृत साहित्य है, अवधि साहित्य अगर हिंदी से निकाल दी जाए तो हिंदी जीरो हो जाए। लेकिन अवधि के बारे में लोगन की ये धारणा है। तब हमारे दिमाग में आवा तो पहली चीज है कि अवधि का प्रचार प्रसार करेंगे। तो अवधि के प्रचार प्रसार के लिए अब चूंकि इतना हमारा संसाधन नहीं रहे, ना हमारे पास कोनो बहुत बजट रहा है, तो हम पहले सोचे छोटे मोटे पत्रिका निकाली जाए। तो 1990 में हमें पत्रिका शुरू किया, जोंधैया, और 4 साल बाद जोंधैया के बाद फिर अवध ज्योत रजिस्ट्रेशन हो गया। तो ये पत्रिका सबसे बड़ा हथियार हमारा साबित है। और उसके बाद तमाम गोष्ठी परिचर्चा, अवधि जन जागरण यात्रा ये सब की है। तो वैसे जैसे जैसे आप कहाँ प्रवेश करो तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें सामने हमारे आई कि इनका करेंगे उनका करेंगे। और फिर हम संस्था का गठन किया, अवध भारती संस्थान। और आज अवध भारती संस्थान से कम 200 किताबें छप चुकी हैं। और अवध भारती संस्थान पर यही साल चंद्रशेखर विश्वविद्यालय से पीएचडी हो गया। और सबसे बड़ी सूचना सुखद ये है कि वो ज्योत पत्रिका पर पीएचडी शुरू हो गए अवध विश्वविद्यालय से। तो ये इन दोनों बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, ये हम देख रहे हैं, जैसे आप लोग तो पुराने लोग हो, बुजुर्ग जितने हैं सब बोलत हैं अवधि, हमरे यहाँ देखित रहे माता पिता, लेकिन जो नई पीढ़ी है वो अवधि नहीं बोल रही है। उनका कैसे जो है प्रेरित की जाए काहे से। और आप भाषा देखो, जैसे भोजपुरी देखो तो पूरा इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छाई है। हमहू का अपनी अवधि बढ़ावे के लिए का करी हम लोग, कैसे की बढ़े। असल देखो कोनो भाषा है जब प्रयोग माए तबे बोली भाषा चाहे जो हो, प्रयोग माए तबे जो है वो समृद्ध हुए। अच्छा, अक्सर लोग भोजपुरी के और अवधि की तुलना करते हैं। एक चीज बता चाहिए थी कि भोजपुरी बाजार की भाषा है और अवधि साहित्य की भाषा है। अवधि साहित्य की चाहे मध्यकाल ले हो, चाहे प्रारंभिक काल ले हो, चाहे आधुनिक काल ले हो, इनका अगर साहित्य आप देखियो तो इनके आगे अन्य शब्द ब्रज भाषा अवधि के टक्कर ले सकते है। लेकिन और कोई लोग भाषा में इतनी दम नहीं।
वो स्थिति यह है कि जौन एक भ्रम है लोगन का कि अवधी बोली नहीं जाते, नई पीढ़ी नहीं, ऐसा नहीं है। आप कौनो गांव चले जाओ, कहाँ चले जाओ, अवधी बोली जाते, वह अवधि में संवाद होते, क्रियाकलाप सब अवधि में होते हैं। ये केवल महानगर में। अच्छा, अब महानगर में तो हिंदी जो अस्तित्व खतरे में है, भाई अवधि हो चाहे हिंदी हो चाहे जितनी लोग भाषा है, सबकी लड़ाई अंग्रेजी से है, सबका अंग्रेजी लीला चली जा रही है। तो अवधि बोली जाती है, ऐसा नहीं। अवधि का लोक साहित्य देखा जाए, हाँ ये चीज हुई कि इधर जैसे आपका आकाशवाणी था, नवी काका थे, 40 साल तक उस व्यक्ति ने आकाशवाणी लखनऊ के माध्यम से अवधि का राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाई। लेकिन अब ऐसा कोनो आयोजन है नहीं। और जैसा कि सब बाजारवाद सब प्रभावित तो भाषा पर बाजारवाद है। अगर हम बात करिए उतने उत्तर प्रदेश की और बाकी जो प्रदेश हैं, कहाँ कहाँ अवधि का विस्तार है? देखो, अवधि के खास जिला है 18 मुख्य जनपद जी, और 7 जिला है आंशिक जिला है जो सीमावर्ती है, जैसे मिर्जापुर है, बांदा है, कानपुर है, शाहजहांपुर है, हरदोई है। इनमें आंशिक अवधि बोली जाती है। तो इस तरह से कुल मिला के 25 जिला अपने उत्तर प्रदेश में है और नेपाल के 7 जिला अवधि भाषी हैं। तो कुल मिला के भारत और नेपाल में 32 जिला। अच्छा, नेपाल में तो अवधि का राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिन गया, वहाँ तो मतलब अवधि और भोजपुरी और इसको मैथिली, ये 3 लोक भाषण का राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो हुआ तो अवधि में संवाद हुआ, तो बड़ा काम हो रहा। हमका छोटे देशों से सीखे चाहिए। ये दुर्भाग्य हमारे देश में कि जॉर्ज ग्रेसन भाषाविद जब शुरू की हिंद सर्वेक्षण भाषा के, तब लोग भाषा ही में अस्तित्व में, नहीं तो लोग भाषा उपेक्षित हो गई रहे। तो काम सब हो रहा है और जानकारी लोगों का नहीं है। और समाज का साहित्य का जानकारी देव जरूरी कि उधम का हो रहा है, कौन सी महत्वपूर्ण है। जी जी। जैसे आप हमका जो जानकारी है, आप भारत नेपाल के बीच में अवधि का लेके आपका वो चल रहा है, तो क्या है उसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहिए। देखो, 2009 में जी एक यात्रा हम नेपाल के किया। तो जितने विद्वान रहे, जॉर्ज ग्रेसन हो चाहे जितने हुए, वो सब यह कहते हैं कि नेपाल के तराई क्षेत्र में अवधि बोली जाते हैं। हम यह लिखत रहे। लेकिन जब हुआ गए तो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में हमारा व्याख्यान रहा, भारत में अवधि अनुवाद की स्थिति। तो जब हम पहुंचे तो संचालक हुआ मंच से घोषणा की है कि हमारे मित्र राष्ट्र भारत से राम बहादुर मिश्र भैया आवा हैं, उनसे निवेदन है कि भारत में अवधि अनुवाद की स्थिति का ऊपर अपनी बात रख। तो उससे कान में पूछा कि क्या अवधि, बोले कहे बिल्कुल साहब। तो 35 मिनट का हमारा व्याख्यान अवधि में हुआ था। अब हुए से फिर अवधि के जो 7 जिला है, लखीमपुर बॉर्डर से लेके कपिल बस्तर, ये अवधि भाषी क्षेत्र है। अच्छा, चूंकि राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिन गया है, तो हुआ पठन पाठन हो रहा, पाठ्यक्रम है, किताबें पढ़ रही हैं और हर क्षेत्र में हुआ काम हो रहा। चैनल है बाकायदे, नेपाल रेडियो से 2 मिनट का अवधि वहाँ बुलेटिन जारी होते हैं। और प्रज्ञा प्रतिष्ठान, तो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान में अवधि का अलग प्रकोष्ठ अध्ययन, बाकायदे अनुवाद होते, सारी चीजें। तो नेपाल में बहुत काम हो रहा है, भारत के उससे सीखे की। आपका याद हो जैसे रमई काका रहे जी, बहिरे बाबा उनका आवत रहे, वैसे बताशा बुआ रहे। अब कौनो ऐसा कार्यक्रम है रेडियो पर कि जो गांव के लोग सुने इस तरह का रोचक होए? नहीं, आकाशवाणी लखनऊ से लोकायतन कार्यक्रम आवत है, रोज आवत है। और हिमा और किसानों वाले कार्यक्रम, तो 2 कार्यक्रम अवधि के बहुत कार्यक्रम आवत है। अच्छा, अवधि लोक विधा देती हैं, खास करके लोकगीत और कविता पाठ और अवधि कहानी पाठ। इस समय राज साहब हैं, तो ई मामले में बड़ा योगदान कर रहे हैं। जैसे रमई काका का वो कहना है, उसे इसके राय भी कर रहे हैं कि अवधि विद्वानन का, अवधि कवियन का, अवधि साहित्यकारन का, अवधि लोक गायकन का उनका बुलाया के मंच दे रहे हैं। लेकिन चूंकि बताया कि ना, तो कि व्यवसाय का मामला है, बाजार का मामला है, तो पहले अब दूरदर्शन है, आकाशवाणी है, इनका कुछ ऐसी पॉलिसी बना दें कि फंड अपने ढंग से करें। तो विज्ञापन ही बेचारे लेते हैं, तो विज्ञापन ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जहाँ उनका पैसा मिले वो चीज का आगे, तो ये ले लो भाषा का थोड़ी अपेक्षा है।
अबे हम आप देखित रहे हो अवध ज्योति जी, का जी, आपका जो जी। अंक है जी एमा तुलसी जन्मभूमि के बारे में आप हाँ हाँ हैं अबे गए रहो बड़ा कार्यक्रम आपका भवा ये रहा है दरअसल हम ये नहीं जा पाए उमा अरे नहीं चलेगा भाई, देखो बताओ आपका तो दरअसल ऐसा है कि ये पत्रिका 32-31 साल से निकल रही है। अवधि की एकमात्र भारत की पत्रिका है, पंजीकृत पत्रिका। तो भगवान राम की जन्मभूमि के 500 साल से झगड़ा चलता है, उसका निस्तारण होगा, लेकिन तुलसी की जन्मभूमि का निस्तारण अभी तक नहीं पाओ। और बिल्कुल स्पष्ट है कि तुलसी के जन्मभूमि सूकर खेत गोंडा है, लेकिन कुछ अपने साथ कुछ लोग बलिया बता रहे हैं, कुछ लोग बांदा। राजापुर बांधा बता रहे हैं, कुछ लोग एटा बता रहे हैं। दरअसल हुआ क्या कि एक गलती हुई ये गीता प्रेस गोरखपुर से। गीता प्रेस गोरखपुर ने क्या किया कि उसने कहा कि तुलसी का जन्म राजापुर बांधा हुआ था, लेकिन जो साक्ष्य हैं तुलसी कहा था कि तुलसी तिहारो घर जायो, भगवान राम से कहा था कि हम तुम्हारे घर के अहिन। दूसरा उनके एक चौपाई है कि राजा मोरे राम अवध शहर है, राजा हमारा राम है और शहर हमारा अवध है। तो और एक चीज और जो सबसे तुलसी की मानस का वो है दोहा है कि प्रथम मैं निज गुरु सन सुनी कथा सुसूकर खेत, समझी नहीं तस बालपन तब अति रहूं चेत। तो जो सूकर खेत है वो सरजू नदी, देखिए ये घाघरा नदी जो है सरजू गोंडा से में नदी एक आती है, तो उसी वो वहां पर जहाँ पर वो सरजू और घाघरा मिलती है उसको तिमुहानी कहते हैं, वही सूकर खेत है, वहीं पर इनके नरहर दास गुरु थे। तो सच्चाई यही है कि वो सूकर खेत वही है, गोंडा के हुए हैं और सारे साक्ष्य है। और देखिए किसी जो पहले जितने विद्वान थे वो अपने बारे में जो हल्का फुल्का लिखते थे, आज सबकी जन्मतिथि पता है, लिख रिकॉर्ड में लिखा जाता है, लेकिन 500 वर्ष ऐसा लिखा तो नहीं जाता था, लेकिन आत्मकथ्य बताया जाता था। जैसे एक उनका कि लही आंख कब आंधरो हैं, कब कोढ़ी काया लही लही आंधरो आंख। तो बहराइच में गाजी मियाँ थे, वो जो गाजी आक्रांता था, उसकी पूजा हिंदू मुसलमान सब करते हैं। तो दरगाह जो है, तो तुलसी कहते हैं कि अच्छा वो ऐसी मान्यता है कि वहाँ जो जाता है उसके कोढ़ ठीक हो जाता है, आंख ठीक हो जाती है, पुत्र दे, तो वो सारे तर्क तुलसी कह रहे हैं। तो अब चूंकि राजापुर बांधा के होते तो इस चीज को नहीं जानते, क्योंकि बहराइच के बगले गोंडा है, तो बहुत सारे अंतर साक्ष्य हैं, तो ये प्रमाणिक है। और हम लोगों ने प्रयास यही किया है कि इसका निदान सर्वसम्मत हो, ऐसा कोई देखिए तुलसी हो, ये महापुरुष हैं, तो उनकी हर जगह जन्मभूमि लोग मान सकते हैं, लेकिन जन्मभूमि तो एक ही होगी। तो इसी तथ्य को इसमें हम लोगों ने दिया है। तमाम हम आप लोगों के संरक्षण में कुछ हम का मौका लाग ना कार्यशाला आपकी हम रहे नोमा देखा कि अवधि के लिए जैसे आप लोग ये कहा था कि गद्य लिखे की आवश्यकता है। देखो ऐसा है कि भाई भारतीय भाषा संस्थान मैसूर एक कार्पस गठित की थी 145 भाषण के भारत की। दरअसल जरूरत ये बात का है कि डिजिटल युग में अब आपकी जो है भाषा, लोग भाषा बोली खास करके उनका डिजिटल रूप आवे चाहिए, और यही अभाव है, यही लिए कार्पस तय हुआ। लेकिन एक बात जान लीजिए, जब हम संवाद की भाषा होते हैं, जैसे हम आप बात करें गद्य में तो पद्य में तो बात नहीं करें, तो इसके लिए जरूरी है कि गद्य लिखा जाए। और गद्य जो है मतलब एक मानक भाषा होती है, वही के माध्यम से कौन देश का कौन समाज के संस्कृति भाषा समझी जाता है। तो इसलिए गद्य लिखा बहुत जरूरी है और लिखा जा रहा है। ये अच्छी बात है कि इस समय गद्य में बड़ा काम हो रहा है। राम बहादुर जी बहुत अच्छा लाग, बहुत नीक लाग कहा जाए अवधि में, जैसे हम लोग गांव घर में कही थे। आपसे बहुत अच्छी बात भाई, हमारे दर्शकन का एक अच्छी जानकारी मिली, उनका ज्ञान बढ़ी। तो ये रहे हमारे साथ डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी, जो अवधि के लिए इतना आंदोलन कर रहे हैं, अवधि का बढ़ावे के लिए अवध भारती संस्थान के माध्यम से और तमाम तरह से। तो आज की चर्चा बहुत अच्छी रही। हम राष्ट्रीय प्रस्तावना के सब दर्शकन का धन्यवाद करी थे एक देखे खातिर, और यह तना आप लोग हमारे साथ बने रहो, अपन प्यार हमारे साथ लुटावा करो और हमका सब्सक्राइब करो, लाइक करो। धन्यवाद। अवधि भाषा केवल अवधि पर ही हम ज्यादा किताबें हमारे पास हैं जी, क्योंकि बच्चे शोध करने आते हैं। हाँ, तो ये होता है कि अवधि संबंधी उनको जानकारियाँ जी। हाँ।
नहीं बड़ा अच्छा है काफी, ये तो खजाना कहा जाएगा पढ़ने वाला। अभी इतने इससे ज्यादा मोमेंटो नीचे पड़े, इनका करें क्या। जी 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 अब देखिए ये नेपाल से हैं, देश विदेश के सब जो हैं, हाँ, अब इनको कहीं एडजस्ट करवाते ये हैं। देखिए नेपाल से। हाँ 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 हाँ, हाँ, वाह क्या बात है, अद्भुत है। बाकी बिहारी जी जय हो। ये आप किताब एक ले लीजिए जी इसको, आपको बड़े काम आएगा। जी 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 हाँ। पैसा नहीं, एक पेमेंट कौन करेगा, जब वहाँ से पेमेंट नहीं कराया है तो कौन देगा। अभी मेरे ऊपर एक बायोग्राफी है। अच्छा, अरे वाह क्या बात है। लीजिए। देखिए देखिए पुस्तकें, हाँ ये खजाना है, ये वास्तव में एक अद्भुत खजाना है। इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मूल्य है, पढ़ने लिखने वाला ही समझ सकता है। शोध का छात्र दूसरा में शोध बहुत ही अच्छा है। अच्छा आपने नहीं, हम ज्यादा बवाल नहीं करेंगे। एक मैं आपको